हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हिस्ट्री का क्लास लेकर के आया हूं। हम लोग देख रहे हैं, इस हिस्ट्री के सीरीज को चला रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री को समझने की कोशिश की, इतिहास को समझने की कोशिश की। उसके बाद क्योंकि यह मानव के इतिहास को ही पढ़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मानव के उद्भव और विकास को समझें, सीक्वेंस हैं। अब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर का काल, यानी पत्थर का युग। इस काल का मानव जो था, ध्यान रखेंगे, पत्थर के घरों में रहता था, पत्थर के बर्तनों का प्रयोग करता था, पत्थर के यानी गुफाओं में रहता था, पत्थर के बर्तनों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। अर्थात एक तरह से देखा जाए, इस काल के मानव की पूरी क्रियाकलाप जो थी ये पत्थर से प्रभावित थी, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं, पत्थर का युग कहते हैं। इसलिए इसे स्टोन एज भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए, पाषाण काल का समय जो है बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग उसके काल निर्धारण की गई है, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 20 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है। फिर वो देखेंगे, हालांकि एनसीईआरटी ऑथेंटिक है। फिर मैं आप स्टार्टिंग के समय पे ना जाएंगे। स्टार्टिंग का समय जो है इसमें कंट्रडिक्शन है, समझ गए ना। कोई काल निर्धारण निश्चित तौर पे नहीं बता पाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को बेस माना जाए तो बेटर है। मैं बहुत सारे सोर्स से ये काल निर्धारण लेकर के आया हूँ, और मैं मानता हूँ कि पाषाण काल का हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका समय काल है 20 लाख, कहीं 20 लाख भी देता है, कहीं 25 लाख भी देता है पिछले काल का। और यह समय 5 लाख से हम लोग देखते हैं, 5 लाख से लेकर के 60 लाख 6,000 वर्ष पूर्व, 5 लाख से 6,000 वर्ष पूर्व को मानेंगे। और इसको देखेंगे, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि यह अपने में बहुत लंबा समय पीरियड समाहित किया हुआ है। इसलिए हम लोग अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है देखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। ध्यान रखेंगे, मध्य पाषाण काल का समय है 5 लाख से 10,000 BC। फिर मध्य पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल का है 5 लाख से 10,000 BC। फिर 10,000 से 8,000 BC मध्य पाषाण काल का समय है। नव पाषाण काल को देखेंगे तो 8,000 से 6,000 BC का समय है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल अपने में बहुत लंबा समय पीरियड समाहित किया हुआ है, अर्थात 5 लाख से 10,000 BC। तब इसको भी हम लोग 3 भागों में क्रमशः बांटते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, ध्यान रखेंगे, पहला विभाजन जो है इसका निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अर्थात इसमें देखेंगे कि यह पूरा जो है ये कॉमन हो जाता है, अर्थात पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटें। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल इसको कहते हैं, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या थी और मानव कैसे विकास क्रम में आगे बढ़ा, अर्थात निरंतर विकास की प्रक्रिया जो थी इसकी, यह कैसे आगे बढ़ी और किस तरह मानव विकास किया। ये डिवीज़न जो है, ये बंटवारा जो है, हमें बताता है कि मानव का विकास करने की गति जो थी मानव की, वो कितनी तेज़ थी और कैसे कैसे किस गति में वो मानव विकास किया। आइए देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख से 50,000 ईस्वी है, ठीक है, 50,000 BC है। फिर यहाँ देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल का 50,000 से 40,000, और उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 से 10,000 है। अर्थात पढ़ने का जो सीक्वेंस है हम लोगों का, ध्यान रखेंगे, पहला ये होता है, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा होता है उच्च पूरा पाषाण काल।
फिर इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल में जाते हैं और फिर अंततः नवपाषाण काल में जाते हैं, 5वां सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल, जिसका समय होता है 5 लाख से 10,000 BC। ठीक है, इनकी विशेषताओं को देखेंगे। देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल को जो है हम लोग कोर संस्कृति या कोर प्रणाली कहते हैं। कोर संस्कृति या कोर प्रणाली कहते हैं क्योंकि आप ध्यान रखेंगे इस काल में जो औजार बनाने की पद्धति जो थी, प्रक्रिया थी, वो कोर प्रणाली की थी। अर्थात इस काल में देखेंगे कि जो पत्थर हैं ये क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थर मिल रहे हैं, और क्वार्टजाइट पत्थर जो है थोड़ा अंततः सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। जब इस पत्थर को मानव पटकता था तो पटकने के बाद ये टुकड़ों में टूटता था। टुकड़ों में टूटने के बाद उसके कोर से मानव जो है औजार बनाता था और जानवरों का शिकार करता था। अर्थात टुकड़े के कोर से औजार बनाने की प्रक्रिया जो थी, इसलिए इसे कोर प्रणाली या कोर संस्कृति नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, अर्थात कोर प्रणाली जो है ये औजार बनाने की प्रक्रिया यानी पद्धति के हिसाब से इस काल को कोर प्रणाली या कोर संस्कृति कहते हैं, क्योंकि मानव पत्थर के टुकड़ों के कोर से औजार बना रहा है। ध्यान रखेंगे, देखेंगे इस काल के उपकरण जो थे ये चॉपर, चॉपिंग और बिदारनी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, चॉपर, चॉपिंग और बिदारनी थे निम्न पुरा पाषाण काल के। और यहीं से देखेंगे दक्षिण भारत में इसे हैंड एक्स संस्कृति कहा गया। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में इसे कोर संस्कृति या कोर प्रणाली कहा गया, वहीं दक्षिण भारत में इसे हैंड एक्स संस्कृति कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट्स ब्रूसफुट जो हैं मद्रास के पलवरम, ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट महोदय जो हैं 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम में हस्तकुठार प्राप्त की हैं। और ये अत्यधिक मात्रा में हस्तकुठार का अर्थ होता है हाथ की कुल्हाड़ी अर्थात हस्तकुठार प्राप्त किए हैं। कौन? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं मद्रास के समीप पलवरम में इनको हस्तकुठार जो है अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, जिसे हाथ की कुल्हाड़ी भी कहते हैं। और इसे दक्षिण भारत में हस्त यानी हैंड एक्स, हस्तकुठार को हैंड एक्स कहते हैं, इसलिए दक्षिण भारत में इसे हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। इसके साक्ष्य फिर देखेंगे सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी में निम्न पुरा पाषाण काल के मानव का साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी। साथ ही देखेंगे कश्मीर के पुतवार पठार और लीदर नदी घाटी के पहलगांव में। कहाँ है जी? कश्मीर के पुतवार पठार और लीदर नदी घाटी के पहलगांव वाले क्षेत्र में इसके अवशेष मिले हैं। फिर देखेंगे राजस्थान के मरुभूमि में डिडवाना, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है यह डिडवाना और बागौर से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर महाराष्ट्र के नेवासा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर देखेंगे MP मध्य प्रदेश के भीमबेटका और टी नरसिंहपुर से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात देखेंगे यहाँ जो मानव था यह बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, और क्योंकि ये जंगली मानव था, जंगल में रहता था और अपने बड़े बड़े जानवरों को शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। वे इसके आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल का समय कितना हुआ? 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व। अब ध्यान रखेंगे कोर प्रणाली अर्थात औजार बनाने की जो तरीके हैं, जिनकी जो पद्धति है, उसी के हिसाब से इस संस्कृति का, इस काल का नामकरण भी हो रहा है। जैसे हमने देखा कि निम्न पुरा पाषाण काल अर्थात वहाँ से पत्थर को तोड़ा जा रहा है और टुकड़े की कोर से औजार बनाया जा रहा है, इसलिए उसे कोर संस्कृति कहते हैं। इसी तरह आप देखेंगे मध्य पुरा पाषाण काल में निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पुरा पाषाण काल में जो पत्थर मिले हैं यह अपेक्षाकृत क्वार्टजाइट से हार्ड हैं, और यहाँ के पत्थर जो है चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर है। ऐसा नहीं है कि क्वार्टजाइट यहीं ख़त्म हो जा रहा है,
क्वार्टजाइट भी कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर प्रकार के पत्थर, ध्यान रखेंगे, चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर प्रकार के पत्थर मिल रहे हैं, जो क्वार्टजाइट की अपेक्षा अत्यधिक हार्ड हैं। और जब मानो इन पत्थरों को उठा करके पत्थर से पत्थर टकराता है तो ये पत्थर टुकड़े में न टूट करके एक परत में टूटता है, और परत को आपको पता है कि परत को फलक कहते हैं। इसलिए यहाँ के औजार जो बनते हैं वो फलक से बनते हैं, परत से बनते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर मिले हैं क्वार्टजाइट की अपेक्षा चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर जो हैं क्वार्टजाइट की अपेक्षा अधिक सख्त हैं, कठोर हैं। जब मानव इन पत्थरों को तोड़ता है तो ये टुकड़ों में न टूटकर परत में टूटते हैं, इसलिए वे परत से औजार बनाता है, और परत को आपको पता है फलक कहते हैं। इसलिए इस संस्कृति का नाम भी फलक संस्कृति पड़ा, अर्थात औजार बनाने के तरीके जो थे, जो प्रणाली थी, उसके हिसाब से इस संस्कृति का नाम क्या पड़ा, फलक संस्कृति, ध्यान रखेंगे। और इस काल के उपकरण जो थे खुरचनी, बेधनी और तक्षनी प्रकार के थे। किसके? मध्य पुरापाषाण काल के औजार तक्षनी, खुरचनी और बेधनी प्रकार के थे, ध्यान रखेंगे। यह इस काल के यानी मध्य पुरापाषाण काल के महाराष्ट्र के परवरा नदी, परवरा क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है परवरा, ध्यान रखेंगे। परवरा जो है महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी है, और ये परवरा नदी के तट पर नेवासा स्थित है। नेवासा जिसको प्रारूप स्थल कहा गया है, और HD संकालिया महोदय ने इसे नेवासा को प्रारूप स्थल कहा है। किसका? मध्य पुरापाषाण काल का। और ध्यान रखेंगे प्रारूप स्थल उसे कहते हैं जिस काल के पहली बार खुदाई होती है और पहला साक्ष्य जिस स्थल पे मिलता है उस स्थल को उस काल का प्रारूप यानी प्रारंभिक स्थल कहते हैं। इसलिए ये महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर जो नेवासा है यह मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल है। यहीं पे देखेंगे हथनौरा से मानव कंकाल मिला है जो मध्य पुरापाषाण काल का है यह। और यहीं पे उत्तर प्रदेश में सिंगरौली बेसिन, फिर चकिया, वाराणसी में सिंगरौली बेसिन जो है ये मिर्ज़ापुर के पास है, चकिया वाराणसी के पास है, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। फिर झारखंड में ध्यान रखेंगे, झारखंड में सिंह भूमि और पलामू से है मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात देखेंगे जब यहाँ पत्थर कठोर हो गए निम्न पुरापाषाण काल के अपेक्षा तो यहाँ के औजार जो थे थोड़े हल्के, निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा यहाँ के औजार हल्के हो गए। इसलिए यहाँ पर जो निम्न पुरापाषाण काल के जानवर थे उससे अपेक्षाकृत छोटे और तेज भागने वाले जानवर का शिकार मानव कर रहा है मध्य पुरापाषाण काल में। अर्थात यहाँ पर आकर के पहले यहाँ हाथी और बड़े बड़े जानवर का शिकार करता है, यहाँ मध्य पुरापाषाण काल में मानव आकर के भैंस और जंगली जानवर जो हिरण होते हैं और ये क्या बोलते हैं जंगली सुअर वगैरह होते हैं, इनका शिकार यहाँ मध्य पुरापाषाण काल में मानव कर रहा है, क्योंकि यहाँ के अपेक्षाकृत यहाँ के औजार हल्के हैं। फिर देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल का समय जो है यह 40,000 से 10,000 BC का है और इसे ब्लेड संस्कृति कहते हैं। अर्थात देखेंगे यहाँ पर जो पत्थर का प्रयोग हो रहा है वो क्वार्टजाइट, फ्लिंट, जेस्पर और चर्ट का प्रयोग हो रहा है। फिर इसके साथ साथ कार्टेलियम पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है। और यहाँ का मानव जो है मध्य पुरापाषाण काल के अपेक्षा और शार्प और तेज हथियार बना रहा है जिसको ब्लेड कहते हैं। ब्लेड प्रकार के हथियार बना रहा है, इसलिए इसे ब्लेड संस्कृति नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे उच्च पुरापाषाण काल का मानव जो है ब्लेड प्रकार का हथियार बना रहा है, इसलिए इसे ब्लेड संस्कृति नाम दिया गया। और यहीं पे मानव नए चकमक उद्योग की स्थापना कर रहा है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है उच्च पुरापाषाण काल का, अर्थात मानव में अब
उद्योग की प्रवृत्ति अर्थात हस्तकरघा उद्योग की प्रवृत्ति यहाँ विकसित हो रही है। अर्थात देखेंगे यह जो प्रक्रिया है निरंतरता दिखा रहा है मानव के विकास का और टेक्नोलॉजी के विकास का। अर्थात मानव जो है टेक्निकली भी विकसित हो रहा है, इसके टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रहे हैं। इसलिए फलस्वरूप क्रमिक रूप से मानव का हथियार भी छोटा और शार्प होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। और उच्च पुरापाषाण काल में देखेंगे कि यहाँ का औजार और अपेक्षाकृत छोटा हो गया, अर्थात ब्लेड संस्कृति इसको कहते हैं। और यहीं पे मानव जो है नए चकमक उद्योग की स्थापना कर रहा है उच्च पुरापाषाण काल में। अर्थात यहाँ चकमक प्रकार के जो पत्थर मिलते हैं छोटे हल्के जो होते हैं उससे यह औजार बनाता है और यहीं पे उद्योग की स्थापना कर रहा है। और देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकारी का भी साक्ष्य मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और वो कहाँ से? भीमबेटका से। ये एमपी, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर पाषाण खंड पर नीले रंग का प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे, नीले रंग का। अर्थात मानव उच्च पुरापाषाण काल का मानव जो है चित्रकारी कर रहा है। और चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। और यहाँ पर मानव जो है पाषाण खंड पर नीले रंग का प्रयोग कर रहा है। इसी के साथ नक्काशी का भी प्रयोग कर रहा है। नक्काशी के भी साक्ष्य आपको मिले हैं नवपाषाण काल के। और ये नक्काशी का साक्ष्य जो है बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से, ध्यान रखेंगे, बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से अस्थि निर्मित, हट्टी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरापाषाण काल से मिला है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, उच्च पुरापाषाण काल में क्या चित्रकारी भी मिला है। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एमपी के भीमबेटका से, जहाँ पाषाण खंड पर मानव नीले रंग का प्रयोग कर रहा है। और नक्काशी का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखेंगे, नक्काशी का साक्ष्य मिला है। ये बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि इसका पुरापाषाण काल के तीनों सेक्शन को, अर्थात पुरापाषाण काल को क्रमिक रूप से 3 भागों में बांटे हैं: निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और इनको ध्यान रखेंगे, निम्न पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? कोर संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं और उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड संस्कृति कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में औजार बनाने की जो प्रक्रिया थी, पद्धति थी, ये इसी प्रकार की, अर्थात कोर से औजार बनाए जाते थे, इसलिए कोर संस्कृति। यहाँ परत से यानी फलक से औजार बनाए जाते थे, इसलिए फलक संस्कृति। उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड प्रकार के औजार अत्यधिक मिले हैं, इसलिए यहाँ ब्लेड संस्कृति। अर्थात उच्च पुरापाषाण काल में देखेंगे कि बहुत तेज भागने वाले जानवर और छोटे जानवर का शिकार मानव कर रहा है, अर्थात खरगोश और हिरण टाइप के जानवर का शिकार उच्च पुरापाषाण काल में मानव कर रहा है। जो हमने देखा, ये विकास का क्रम जो है, इनकी विशेषताएं बताती हैं कि मानव कैसे विकसित किया और उसके विकास के क्रम में निरंतरता जो थी ये कैसे डेवलप हुई। और इसी में इसके टेक्निकली, अर्थात मानव टेक्निकली भी विकसित होते गया और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का, उद्योग का भी विकास हुआ क्रमिक रूप से। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, जो एक बहुत संक्रमण का काल है और इसी को क्रांति का काल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अर्थात मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथिक और उसको नियोलिथिक, अर्थात उच्च पुरापाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में देखेंगे कि यहाँ पर इनके अपेक्षा बहुत सूक्ष्म प्रकार के औजार मिल रहे हैं, अर्थात इसीलिए इसे नियोलिथिक और यहाँ मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक और नवपाषाण काल को नियोलिथिक की संज्ञा दी जाती है और इसे क्रांति की काल की संज्ञा दी जाती है। अर्थात यहाँ देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में मानव क्या है? शिकारी है। और मध्य पाषाण काल में मानव जा करके खाद्य संग्राहक हो जा रहा है, अर्थात खाद्य
खाने की चीज़ें जो हैं, सामान जो है उसको इकट्ठा करने लग रहा है अपने आगने वाले दिनों के लिए। और यहीं से यहाँ खाद्य संग्राहक हो रहा है, फिर यहीं से कृषि की शुरुआत हो रही है और नवपाषाण काल में मानव जो है वहाँ खाद्य उत्पादक हो जा रहा है। जो पहले शिकारी था क्रमिक रूप से खाद्य संग्राहक बना और खाद्य संग्राहक के साथ साथ वो आगे चल करके नवपाषाण काल में देखेंगे खाद्य उत्पादक बन गया। और खाद्य उत्पादक जैसे बना तो मानव का जीवन अस्थायी हो गया, क्योंकि आपको पता है कृषि करने के लिए मानव को अस्थायी जीवन चाहिए। अर्थात वह जब कृषि किया और यहीं से आपको देख रहे हैं कि मानव जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया है। जो मध्यपाषाण काल का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, मानव जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। और यहाँ नवपाषाण काल में देखेंगे जब कृषि की विकास हुई, कृषि जब उन्नत अवस्था में गया तो वहाँ व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। और व्यापार वाणिज्य के वजह से मानव के पास मुद्रा का संकर्षण आया और मुद्रा के संकर्षण होने से उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ गई और यहीं से नगरीकरण का स्तर स्टार्ट होता है। अर्थात नगरीकरण का जीवन स्टार्ट होता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बेस तैयार करता है। और इसी में नवपाषाण काल में ही देखेंगे कि मानव जब अस्थायी हुआ अर्थात घर का विकास हुआ, घर के विकास के साथ साथ गांव का विकास हुआ और गांव के विकास के साथ साथ मानव अस्थायी जीवन जीने लगा। और वहीं पे देखेंगे कि मृदभांड का भी प्रयोग मानव कर रहा है अनाज रखने के लिए, जो एक क्रमिक विकास को दर्शाता है और उसके मानसिक स्थिति, मानसिक विकास को दर्शाता है। उसके साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी के भी डेवलपमेंट को ये दिखाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को अच्छे से समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फैक्ट जो हैं कॉन्सेप्ट के साथ में जो डिलीवर किया इसको अच्छी तरह आप लोगों ने समझा। फिर हम लोग इसी तरह मध्यपाषाण काल और नवपाषाण को क्रमिक रूप से देखेंगे। और देखिए ये लिंकअप है, सब जो काल है एक दूसरे से लिंक है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो इसमें रटने की संभावना कम है, समझने की संभावना है। और ये हिस्ट्री जो है इतिहास बहुत आसान हो जाएगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन एस्केप नहीं करेंगे, क्वेश्चन करके आएंगे। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास लघु जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। और इसलिए हमेशा कोशिश करने से ही आपको सफलता हासिल होगी, इसलिए आप कोशिश करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिले सबसे पहले। और उसके साथ साथ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।